साथ विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है आपने। विजुअल स्टूडियो से अगर हमें कोड लिखना है सारा, सीख हम रहे हैं लैंग्वेज सी शार्प, ठीक है। और हमने टारगेट ये है कि एक एप्लीकेशन बनानी है, अकाउंटिंग एप्लीकेशन। तो उसके लिए हम सी शार्प सीख के जाएंगे कि क्योंकि हमने जो सॉफ्टवेयर बनाना है अकाउंटिंग, उसके लिए हमारे पास सी शार्प लैंग्वेज यूज हो रही है। तो लैंग्वेज आती होगी तो ही हम आगे मूव कर सकेंगे। तो उसके लिए ये आईडी है। आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर पहले से ही सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, उसके अंदर आपने सिर्फ काम करना होता है आगे। इन तरीके के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी भी होती है ना, उनको चलाने के लिए ना कोई कंपाइलर चाहिए होता है, प्रोग्राम चाहिए होता है जो चलाता है उनको। तो वो प्रोग्राम हम खुद से नहीं बनाते। आईडी का फ़ायदा ये होता है कि वो पहले से प्रोग्राम बनाया हमें दे देती है। जस्ट हम क्या करते हैं, जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी होती है उस लैंग्वेज के अंदर कोड लिखते हैं, वो आईडी उसको चलाती जाती है, एग्जीक्यूट करती जाती है बैकएंड पे, ठीक हो गया। तो ये उसका इंटरफेस है। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ से भी आके न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं स्टार्ट से। फाइल मेन्यू में भी आके बना सकते हैं, न्यू में जाके प्रोजेक्ट पे जाके हम यहाँ से नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मतलब तो हम इसकी फ्रंट एंड बनाएंगे। हाँ, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों होंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, फ्रंट एंड बैक एंड बाद में आएगा, ठीक है। अभी सिर्फ लैंग्वेज सीख रहे हैं कि वो फ्रंट एंड बैक एंड, क्योंकि उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए बनना है ना। तो वो लैंग्वेज सीखेंगे पहले, फिर बाद में फ्रंट एंड बैक एंड की बात करेंगे। अभी फ्रंट एंड बैक एंड कुछ नहीं है, अभी सिर्फ हम लैंग्वेज की बात करें। तो यहाँ से हमने क्या करनी है, कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेनी है विंडोज़ में से। ये देखें ऊपर अगर हम देखें तो ये पेरेंट जो है हमारे पास VLC हैश लिखा हुआ है। VLC हैश का मतलब क्या है, हमारे पास सी शार्प लैंग्वेज है, उसको यूज़ करते हुए हमने ये मुख्तलिफ इसके अंदर सब कैटेगरीज आ रही हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ विंडोज़ के ऊपर फोकस करेंगे। तो सीखने के लिए हम सिर्फ कंसोल एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लर्निंग सी शार्प। प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रख देना आपने, सी शार्प 1 पहले से हमने भी रखा हुआ, मैंने इसे सी शार्प 1 कर देता हूँ। ओके करना है आपने। तो ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा थोड़ा सा टाइम लेके। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, इसका जो भी एप्लीकेशन आप बनाएंगे, कंसोल एप्लीकेशन बनाएं चाहे विंडो एप्लीकेशन बनाए, विंडो फार्म एप्लीकेशन बनाए, वो सी ड्राइव के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके विजुअल स्टूडियो का प्रोजेक्ट फोल्डर होगा, उसके अंदर आपके पास प्रोजेक्ट्स का फोल्डर होगा। प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर जो भी हमने रखा है लर्निंग सी शार्प 1, तो उस नाम से फोल्डर होगा, उसके अंदर सारी फाइलें पड़ी होंगी। हमारी सोर्स फाइल या सोर्स प्रोग्राम जो रहेगा वो लर्निंग सी शार्प 1, मतलब जो एप्लीकेशन का नाम हम रखेंगे वही रहेगा। तो जैसे ही हमने ये प्रोग्राम बनाया, ये देखें, अगर ये आईडी ना होती तो ये सारा का सारा कोड हमें खुद से लिखना पड़ता, ठीक है। आईडी का ये फ़ायदा है कि उसने दे दिया कि भाई आप प्रोग्राम बनाने लगे हैं तो उसके लिए आपको इन इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसने खुद इंक्लूड कर दिया, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। और इंसानों के लिए याद रखना भी मुश्किल है, ठीक है। देखें 1 2 3 4 6 इसने फाइल्स जो है ना या क्लासेस समझ लेके वो इंक्लूड कराई हुई हैं। तो ये 6 की 6 आई थिंक मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। हाँ, ये पता है कि किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन याद नहीं है। तो आईडी का ये फ़ायदा है कि वो हम जो भी है ना, एक तो सजेशन भी दे देती है, जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो, मतलब उनके बगैर प्रोग्राम नहीं चल सकता, उन्हें वह ये खुद ब खुद ले देता है। तो फिलहाल हम ये इनको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हमारा ये सिंपल प्रोग्राम है, इसके अंदर हम कोई एडवांस किस्म की चीज़ इस्तेमाल नहीं करने लगे, तो इसलिए हमें उनकी ज़रूरत नहीं है क्लासेस की। सिर्फ सिस्टम क्लास को यूज़ करते हुए हम बेसिक लर्निंग जो है वो कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसमें सबसे पहला कीवर्ड अगर हम देखें तो यूजिंग सिस्टम उसमें लिखा हुआ है। यूजिंग जो है ना एक कीवर्ड है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड का मतलब ये होता है ऐसा कोई स्पेशल वर्ड जिसका मीनिंग या पर्पस जो है ना पहले से ही लैंग्वेज बनाने वाले ने बताया होता है कि ये वाला कीवर्ड आप जहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे इसका पर्पस ये होगा। जैसे यूजिंग है, यूजिंग का पर्पस हमेशा ये रहेगा कि इसके आगे जो भी हम वर्ड लिखेंगे वो कोई क्लास या कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसे हम इस्तेमाल करेंगे कोई ख़ास काम करने के लिए। अभी जैसे सिस्टम हम लिखते हैं, सिस्टम का मतलब ये है कि ये हमारा एक सिस्टम है, पूरा कंप्यूटर सिस्टम से हमारा, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उससे रिलेटेड फंक्शनैलिटी इस सिस्टम क्लास के अंदर उसमें लिखी हुई है। जैसे हम कंसोल रीड की लिखते हैं कि जब हम कोई यहाँ से बटन प्रेस करें तो वो इवेंट जो है फायर हो या वो काम करे, ठीक है। तो ये एक्चुअली अगर जब हम कंसोल डॉट रीड की लिखते हैं
तो हम कीबोर्ड को ही कंट्रोल कर रहे हैं कि कीबोर्ड से कोई ना कोई की प्रेस होगी तो उसने काम करना है। तो ये सारा पर्पस जो लिखा हुआ है कंसोल, हम तो सिर्फ कंसोल डॉट रीड की लिख देते हैं ना, हमें नहीं पता इसके बैक पे क्या होता है। इसके बैक पे यही हो रहा होता है कि वो इंतजार करता है कि कीबोर्ड से कोई की प्रेस हो, कोई रिस्पॉन्स आए, जैसे कोई रिस्पॉन्स आता है तो वो क्या करता है, कंसोल को क्लोज कर देता है। तो ये यूजिंग का यूज़ होता है। सिस्टम के अंदर मैंने बता दिया कि कौन कौन सी इसके अंदर एप्लीकेशन होती हैं या किस पर्पज़ के लिए हम सिस्टम को यूज़ करते हैं। उसके बाद अगली लाइन पे हम मूव करें तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ नेम स्पेस। नेम स्पेस का मतलब है कोई भी जगह एक मुख्तस कर लिया, अपने मुख्तस कर लिया है कि ये वाली जगह जो है इसमें आप, जैसे मैंने नाम रखा लर्निंग C#1, कि उसने ये उस जगह का नाम रख दिया कि इसके अंदर आप जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं वो सारी फाइल्स आगे हम बनाएंगे, क्लासेस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, वो सारे के सारे इसके अंदर होंगे, इस जगह में होंगे। आगे चलें तो आगे इसके अंदर वो लिखता है क्लास प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम की बेसिक जो क्लास होती है ना वो प्रोग्राम होती है, ठीक है। हम इसके अंदर चाहे 10 क्लासेस बना लें, 20 बना लें, तो उसकी बेस क्लास प्रोग्राम रहेगी। मतलब ये ऐसे समझ लें कि ये पेरेंट क्लास रहेगी जो कि बाकी तमाम क्लासेस को डील करेगी, ठीक है। तो ये क्लास प्रोग्राम हमारी आ गई। उसके बाद अगर हम आए तो इसका ये चाइल्ड है हमारे पास, एक मेथड है जिसका नाम है मेन। हर प्रोग्राम का, हर ऐसे समझे क्लास का जो एंट्री पॉइंट होता है ना, वो हमारे पास मेन मेथड होता है। जो कुछ भी हमने काम करना होता है वो मेन मेथड से ही एग्जीक्यूट होता है, रन होता है, चलता है। अगर मेन मेथड नहीं होगा तो वो प्रोग्राम नहीं चलेगा, उसकी कोई मतलब कोई रिजल्ट नहीं आएगा, आउटपुट नहीं आएगा। वो प्रोग्राम वैलिड होगा, काम करेगा, हर चीज़ करेगा, लेकिन उसकी आउटपुट नज़र नहीं आएगी। अगर हम आउटपुट देखना चाहते हो तो उसके लिए मेन मेथड ज़रूरी है। चाहे ये हमारे पास कंसोल एप्लीकेशन हो, चाहे विंडो फॉर्म एप्लीकेशन हो, दोनों के अंदर मेन मेथड होता है। तो ये मेन मेथड आ गया हमारा। तो ये जो है सिंपल स्ट्रक्चर है, जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे या सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसके अंदर ये यूज़ होगा, इसको हमने याद रखना है। और जो कोड भी हमने लिखना है वो हमने मेन मेथड के अंदर लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया इसका बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद इसके कुछ बुनियादी कंसेप्ट होते हैं कि जैसे हमने यूज़र से डाटा लेना है, उस डाटा के ऊपर कोई प्रोसेसिंग करनी है, वो डाटा कैसा होगा, यूज़र कैसे देगा, हम उसके ऊपर प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, इन सारे कंसेप्ट के लिए मुख्तलिफ शॉर्ट आप ऐसे समझ लें कि कंसेप्ट यूज़ होते हैं छोटे छोटे, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। दोबारा देखते हैं कि वेरिएबल है, डाटा टाइप है, उसके बाद ऑपरेटर्स हैं, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स हैं, लूपिंग स्ट्रक्चर है, फिर फंक्शंस हैं, फिर अरेज है, ठीक है। तो अब इसमें एक वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल हम ये कहते हैं कि जब भी हमने कोई प्रोग्राम बनाना होता है उसके अंदर कोई डाटा हम यूज़ करते हैं तो उस डाटा को कहीं ना कहीं हमने महफूज रखना होता है, तभी उसके ऊपर ऑपरेशन कोई ना कोई परफॉर्म होता है, अदरवाइज नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो वेरिएबल जो है बेसिकली हमारी जो कंप्यूटर की रैम होती है उसके ऊपर एक जगह का नाम होता है, लोकेशन का नाम होता है। कि अगर हम मिसाल के तौर पर यूज़र से कोई 2 वैल्यूज़ लेते हैं और उन वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, सम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, वो वैल्यूज़ लेके यूज़र से रैम के ऊपर स्टोर कराएंगे, क्योंकि कोई वैल्यूज़ हमारे पास होंगी तभी हम उसके ऊपर ऑपरेशन काम करेंगे। तो वेरिएबल आप हमारे पास क्या हो गया कि ये नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन है। पर्पस क्या है इसका, डाटा स्टोर करता है जब हम प्रोग्राम को चलाते हैं। ठीक है। और वेरिएबल का एक चीज़ ये होती है कि इसकी वैल्यू जो है ना, इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि वो वैल्यू चेंज होती रहती है। इसकी वैल्यू हम चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने लाइन नंबर 10 के ऊपर लिखा a=10, लाइन नंबर 15 के ऊपर 20 के ऊपर जाके कर दिया a=15 20, तो मतलब इस वैल्यू हम इसकी चेंज कर सकते हैं। एक तो ये हो गया कि वो हमारे पास मेमोरी लोकेशन का नेम है, और दूसरा ये हो गया कि ये इसकी वैल्यू जो है हम चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। उसके बाद हमारे पास आती है इसमें डाटा टाइप। वेरिएबल जो है विदाउट डाटा टाइप नहीं बनता, वेरिएबल बनाने के लिए डाटा टाइप चाहिए होती है।
डाटा टाइप प्रोग्रामिंग, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, सी शार्प नहीं, कोई भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लें कंप्यूटर की जो भी है, तो उसके अंदर डाटा टाइप जो है ना, ये बताती है कि आपने डाटा प्रोसेसिंग कौन सा करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने, जैसे मैंने लास्ट में एग्जांपल दी कि आपने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के साथ काम करना है, विदाउट फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ के साथ काम करना है, स्ट्रिंग के साथ काम करना है, करैक्टर के साथ काम करना है, बूलियन वैल्यूज़ के साथ काम करना है, तो ये सारी वैल्यूज़ जो है हमें पहले बतानी पड़ती हैं। तो इस चीज़ को हम डाटा टाइप कहते हैं। ये बेसिक डाटा टाइप 6 थी जो हमने पढ़ी थी। इंट है, फ्लोट है, डबल है, करैक्टर है, स्ट्रिंग है, बूलियन। ठीक है, ये बेसिक डाटा टाइप्स है। डाटा टाइप हमेशा ये बताएगी कि आप कौन सा डाटा प्रोसेस कर रहे हैं, बस कौन सा डाटा आपने सेव करना है, प्रोसेस करना है, या कोई भी ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करना है, तो वो डाटा कौन सा होगा। इंटीजर हमेशा बताएगा कि विदाउट फ्रैक्शन वाली वैल्यूज होंगी या होल नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6। इंटीजर जो है ना वो हमारे पास यूज टू स्टोर या प्रोसेस कहते हैं, यूज टू प्रोसेस होल नंबर्स आर नंबर्स विदाउट फ्रैक्शन पॉइंट या डेसिमल जो भी जाती है। जो फ्लोट होगा ये हमारे पास इशारिया वाले नंबर्स को स्टोर करेगा, यूज टू प्रोसेस फ्रैक्शनल नंबर्स टू अ लिमिटेड पॉइंट आफ्टर फ्रैक्शन। मतलब इशारिया के बाद मखसूस डिजिट्स तक ये वैल्यूज़ को स्टोर करेगा, उससे ज़्यादा तक नहीं स्टोर करेगा। या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि जो छोटी वैल्यूज होंगी हमारे पास आफ्टर फ्रैक्शन में डेसिमल, तो उसके बाद जो हमारे पास मतलब के वैल्यूज होंगी उनको स्टोर करेगा। डबल जो है वो लार्ज फ्रैक्शनल वैल्यूज को स्टोर करेगा, मतलब बड़ी वैल्यूज को। इसी तरह से आगे है हमारे पास करैक्टर। डबल में लार्ज मतलब कहाँ तक जाएगी? तकरीबन 8 पॉइंट है मेरे ख्याल में, 8 हैं 6 हैं, एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन बहरहाल इतने तक इसको प्रोसेस करता है ये आगे करेंगे ना जब हम देख लेंगे कहाँ तक लेते हैं। करैक्टर में ये है कि अच्छा मतलब डबल से नीचे कौन सा आता है? डबल से नीचे कौन सी है? फ्लोट। फ्लोट ठीक हो गया। फ्लोट 2 पॉइंट तक जाती है? नहीं नहीं, ये भी मिनिमम 4 तक ही जाती है। मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी वैल्यू जैसे आता है, आप मतलब देखें इसमें तो एक लिमिट है। हाँ, इसके अंदर लिमिट है। लिमिट अब इन सब की है, वो असल में मुझे भी याद नहीं है, इसकी वैल्यूज लाखों में है। ठीक है, तो मतलब उस तक स्टोर करते हैं ये। लेकिन ये जो मतलब कि डबल है ना, आप मिसाल के तौर पर अगर 10 रेज़ टू पावर -10, मतलब आप 0 के बाद इशारे के बाद जो है ना 10 डिजिट या 11 डिजिट तक भी जा सकते हैं। लेकिन मोस्टली इतनी बड़ी वैल्यू प्रोसेस करते नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि इनकेस अगर आ भी जाए तो आप डबल यूज़ करें। वैसे फ्लोट अब ख़त्म होती जा रही है, इसकी जगह पे ये डबल ही आ रही है कि फ्लोट जो है ना, फ्लोट और डबल दोनों का काम एक ही है। ठीक है, सिर्फ फर्क ये है कि ये छोटी वैल्यू को स्टोर करेगा, ये बड़ी वैल्यू को स्टोर करेगा, तो यूज़ डबल ही होती है। फ्लोट को भी हम भी फ्लोट को यूज़ नहीं करते, लेकिन पता हो कि फ्लोट भी अगर कहीं पर यूज़ हुई भी होती है तो पता हो कि ये भी मतलब कि इशारे वाली वैल्यू को स्टोर करेगी। अब करैक्टर की सिंपल डेफिनेशन ये की जाती है कि एनीथिंग दैट इज
written in single quotes is called character। मतलब जो चीज़ हम सिंगल कैरेक्टर में लिख देंगे, सिंगल कोड के अंदर लिखेंगे, उसे हम कैरेक्टर कहते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें कुछ भी हो सकता है कि हमने ये लिखा ए, सही होगा, तो ये भी एक कैरेक्टर है। अगर मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ तो ये भी एक कैरेक्टर है। अगर यहाँ पर हम प्लस लिख देते हैं तो ये भी क्या है, एक कैरेक्टर है। तो अगर डबल क्वेश्चन आएगी वो स्ट्रिंग बनेगी। वो आगे है हमारे पास स्ट्रिंग। इसकी भी सेम डेफिनेशन सिंपल सी है कि एनीथिंग दैट इज रिटन इन डबल कोट्स, तो उसे हम स्ट्रिंग कहेंगे। अब सेम एग्जांपल मैं देता हूँ, फिर यहाँ पर आप शायद कोई क्वेश्चन करे या बने। मेरे लिहाज से तो बनेगा, आप लोगों के लिहाज से देखते हैं, ठीक है। तो देखिए कि मैंने उसमें कैरेक्टर में भी सेम लिखा है, स्ट्रिंग में भी सेम लिखा है, लेकिन फ़र्क ये है कि वो कैरेक्टर के अंदर सिंगल कोट्स हैं और यहाँ पर डबल कोट्स हैं। तो वो कैरेक्टर बन गई है, स्ट्रिंग बन गई है। अगर रोशनी डालें इसका कहाँ यूज़ करेंगे? ठीक है, मैं तो रोशनी डालता हूँ लेकिन मैंने कहा शायद आप लोगों का कोई क्वेश्चन बने तो सिंगल वाले को कहाँ यूज़ करेंगे, डबल वाले को कहाँ यूज़? इधर ए या स्लैश प्लस टेक्स्ट ही सिंबल यूज करेंगे। टेक्स्ट हाँ कुछ भी हो सकता है, सिंबल यूज़ करें, जो मर्जी यूज़ करें वो। लेकिन देखें ना, छोटी सी डेफिनेशन लिखी है मैंने उससे पहले, एनीथिंग दैट इज रिटन इन सिंगल कोड। कुछ भी लिख दे वो हमारे पास क्या होगा, कैरेक्टर होगा। और स्ट्रिंग की भी डेफिनेशन मैंने सेम लिखी है कि एनीथिंग दैट इज रिटन इन डबल कोड्स। फर्क ये है कि वहाँ पर सिंगल कोड, यहाँ पर डबल कोड। कुछ भी जो कुछ लिख दें आप तो वो कंसीडर स्ट्रिंग होगा, कैरेक्टर होगा। उधर ट्रैक्टर में सिर्फ एक अलग है। हाँ जी, डिफरेंस ये, स्ट्रिंग में हाँ जितने जितने मर्जी रहेगा। डिफरेंस सिर्फ इन दोनों में ये है कि कैरेक्टर के अंदर सिर्फ आप एक कैरेक्टर ही लिखेंगे, एक से ज़्यादा नहीं लिख सकते। इसकी लिमिटेशन है, एक से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। जब भी एक से ज़्यादा लिखेंगे तो प्रोग्राम क्रैश करेगा, मतलब कि एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा, एरर दे देगा, चलेगा ही नहीं। जबकि डबल कोट्स में ये है कि कुछ भी आप लिख दें, जहाँ तक मर्जी लिख दें, ये प्रोसेस करेगा। ये डिफरेंस है। सैम्पल भी हो सकते हैं, कुछ भी। इस कीबोर्ड के ऊपर जो कुछ भी बना हुआ है वो आप लिख सकते हैं, कैरेक्टर में भी और स्ट्रिंग में भी। डिफरेंस यही रहेगा कि कैरेक्टर में एक आएगा और स्ट्रिंग में एक से ज़्यादा होंगे। ये डिफरेंस रहेगा इसमें से। उसके बाद हमारे पास है लास्टली बूलियन। यहाँ पर ए और एन है। क्या करें सर, लैंग्वेज बनाने वाले ने बना दिया है। ये तो मुश्किल है तो मैंने समझना। सोच रहा था नहीं समझना इसी को तो मुश्किल है। तो उसमें डिफरेंट तो हम रखें, मतलब ये अच्छी बात है ना, ज़हन में रहेंगे। बिल्कुल लैंग्वेज इसी को कहते हैं। सर। अभी देखें, इनकी सब क्लासेज हैं और इंट की भी आगे सब क्लासेज है। शॉर्ट इंट है, लॉन्ग इंट है, साइन इंट है, अनसाइन इंट है, बहुत सारी आगे क्लासेज हैं इनकी। लेकिन वो हम नहीं पढ़ते मोस्टली, हम पढ़ते हैं इनकी जो पेरेंट क्लास होती है उनको, ठीक है, क्योंकि वो सारे इनमें कवर हो जाते हैं ना। हमने जब स्टूडेंट काम शुरू करते हैं ना तो फिर आगे खुद भी थोड़ा बढ़ सकता है। हाँ जी, सिर्फ हमने क्या करना होता है, एक ले देना होता है। है। वो कहीं पर भी यूज़ नहीं होती। मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ ये है कि आप देखें, हम काम कर रहे हैं ना, हम इतनी छोटी एप्लीकेशन बनाएंगे ना हम इतनी बड़ी एप्लीकेशन बनाएंगे, हम बनाएंगे दरमियानी एप्लीकेशन, ठीक है। जहाँ पर आप काम कर रहे हैं ना बिट लेवल पे, बिट लेवल का मतलब एक एक बिट आपने लेनी है यूज़र से, तो उस पर इसकी जो सब क्लासेज है ना वो इस्तेमाल होते हैं। फिर साइन इंट है, अनसाइन इंट है, लॉन्ग इंट है, शॉर्ट इंट है, सो ऑन, इस पर चलती है, वो पर यूज़ होती है। लेकिन हमने तो इस तरह का कोई डाटा प्रोसेस ही नहीं करना, ना ही होता है। अगर नज़र ही होता है वो उसके लिए होता है जो सिस्टम प्रोग्रामिंग करते हैं, मतलब कंप्यूटर के लिए आप कोई चीज़ बना रहे हैं तब यूज़ होगा। इसमें साइन को स्टैम्प को वगैरह ये जो यूज होते हैं वो फंक्शन के अंदर यूज होते हैं। हाँ, वो बिल्ट इन फंक्शन है इसके। फंक्शन हाँ, बिल्ट इन फंक्शन है इसके। होगा इसी तरह इन में। हाँ, उनका रिजल्ट इसी में ही आएगा। इंट में ही यानी। हाँ जी, इंट में ही। साइन जो आप कह रहे हैं वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो है सब क्लासेज इनकी, काम उनका भी यही है, सिर्फ उनमें लिमिटेशन का फ़र्क आता है। अब ये इनकी पेरेंट क्लास है तो ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू स्टोर करेगी।
अब अगर मैं शॉर्ट एंड की बात करता हूँ, शॉर्ट का मतलब ही छोटा है, वो 4 डिजिट तक कह लें, 5 तक कह लें, 6 तक कह लें, एग्जैक्ट पता नहीं कितने करता है, लेकिन शॉर्ट का मतलब शॉर्ट ही रहेगा, मतलब 4 डिजिट तक वो वैल्यू उसको स्टोर करेगा। कोई भी चीज़ किसी को लिमिटेशन देना चाहिए, 4 वर्ड 3 हाँ 3 वर्ड तब यूज़ होगा। तब वो यूज होता है। जैसे अभी बूलियन है, कॉमन एग्जांपल ये है, इसमें एक ही वैल्यू होगी, या ट्रू या फॉल्स, तो वो भी इसी तरह का काम करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन वही वाला काम हम इंट में भी कर सकते हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल नहीं होता। इनमें इंट के अंदर आप अगर 2 डिजिट तक लिमिटेशन आपने देनी है, जैसे लास्ट डे मैंने आपको बताया है कि आप यूज़र को हमने इनपुट बॉक्स के अंदर उसने वैल्यू लिखी है, कम से कम 5 लिखना है, 5 से ज़्यादा नहीं। तो वो हम कर रहे थे, क्या किया था हमने, कंडीशन लगाई थी। ठीक है, बजाय इसके कि छोटी डाटा टाइप यूज़ करें आप कंडीशन यूज़ कर लें, तो ये ज़्यादा बेस्ट है। एरर के चांसेस भी कम होते हैं, काम भी एफिशिएंटली हो जाता है। तो अभी बूलियन है, बूलियन में 2 ही वैल्यू होती हैं, ट्रू और फॉल्स, क्या या तो कोई चीज़ है या तो नहीं है, ये 2 वैल्यूज रहेंगी बस। ठीक हो गया, तो ये हमारे कंसेप्ट हो गया वेरिएबल के और डाटा टाइप्स के। वेरिएबल सर मतलब जो हमें यूजर वैल्यू देगा उनकी टाइप्स जो होंगी वो टाइप्स हो जाएंगी। हाँ टाइप्स देंगे। हाँ जी, अब मिसाल के तौर पर आपको कहा जाता है, मतलब खैर यहाँ पर कोई कॉलेज लेवल तो नहीं है, हमें तो प्रोफेशनल एप्लीकेशन बनानी है, तो यहाँ पर आप खुद ही डाटा आइडेंटिफाई करेंगे। मिसाल के तौर पर किसी फर्म के लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अब कुछ फर्में होती हैं इशारिया के बाद वाली रकम होती है वो रिकॉर्ड करती हैं, कुछ फर्में होती हैं नहीं करती, वो कहते हैं इशारिया के बाद हमें कोई नहीं चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए। हाँ आप लिख दे पॉइंट और पॉइंट को जमा मैनेज करते बैठे, तो भाई आप ये पॉइंट वाला खाता ही नहीं रखना आपने। तो तब आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप पॉइंट नहीं चाहिए तो कौन सी डाटा टाइप यूज होगी, अब पॉइंट चाहिए तो कौन सी डाटा टाइप यूज होगी। ठीक है, इसलिए ये डाटा टाइप एक्सेस डाटाबेस में सारी ये एक मसला है, जैसे इसमें काम करें ना, ये जीरो वाला बड़ा मसला है। ये जो है हमने उसका बिल बनाया था, बिल में इसने रील किया हुआ था जीरो ने, अच्छा खत्म कर सकते हैं। उसके अंदर, लेकिन ना वो काफी मसला बन रहा था। सही, देखो सर वो भी एक लेकिन सर मैंने तो इतना यूज नहीं किया उसे। ये वो एक्सेस में तो प्रॉपर्टीज में जाके आप इसको जितने मर्जी इशारे बढ़ा दें, नहीं कोई ये ना इसके डेसिमल्स के अलावा भी बहुत चक्कर है। डेसिमल 0 कर देते हैं। जो कैलकुलेशन निकालता है ना फॉर्म्स के अंदर जाके, उसके अंदर पंगा करता है। क्यूरीज के अंदर उसकी एडजस्टमेंट होती है। क्यूरीज के अंदर आती है ये क्यूरीज चीज़। कि आपने डेसिमल देनी है या नहीं देनी है। चलो मैंने तो यूज ही नहीं किया, खैर हम इसमें देखेंगे। चले ये हो गया, फायदा हाल हो गया इसका। इसमें तो हर चीज़ कंट्रोलेबल है सर। आगे थे हमारे ऑपरेटर्स, ये चेंज कर दें, चेंज कलर स्कीम को भी नहीं चलो ऑपरेटर्स है। सबसे पहले इसमें अरिथमेटिक है, स्पेल मिस्टेक होती रहेगी सर, इतनी अच्छी नहीं है। अरिथमेटिक है, लॉजिकल है, और हम भी तो पढ़ते थे सर, कभी हम भी कहते सर को लिखना नहीं आता। लॉजिकल है, अरिथमेटिक हो गया, लॉजिकल है और रिलेशनल है। रिलेशनल के बाद है जी इंक्रीमेंट, वैसे ये अलग से है लेकिन हम पढ़ लेते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बेसिकली ये 3 ही है जो क्लासेस है। अरिथमेटिक में ये है कि जो मैथमेटिकल बेसिक होंगे वो यूज होंगे, और अरिथमेटिक जो ऑपरेटर्स होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो इसमें एक एक्स्ट्रा है, लैंग्वेज में प्लस भी होता है, मल्टीप्लाई है, माइनस मल्टीप्लाई है और डिवाइड है, और एक एक्स्ट्रा है इसमें वो है ये परसेंटेज। लेकिन यहाँ पर इसको हम परसेंटेज नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम इसको मॉडुलस या मॉडुलो कहते हैं, लेकिन मॉडुलस ही कहें वो ठीक रहेगा, मॉडुलो या मॉडुलस। ये इसका काम रियल लाइफ में तो परसेंटेज निकालना होता है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज नहीं निकालता है, ये रिमाइंडर निकालता है। क्या निकालता है? रिमाइंडर, जब हम 2 वैल्यूज को डिवाइड करते हैं ना, तो बकिया रकम जो बचती है ना, वो वाला रिजल्ट देता है ये।
क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है ना, प्रोग्रामिंग के अंदर हर चीज़ परसेंट अलग कैसे निकालेगा? क्या परसेंट का फार्मूला लगाएंगे जैसे लगाते हैं। हाँ, 3/2 मतलब जो परसेंट की का फार्मूला होगा हमारे पास वो लगाएंगे हम यहाँ पे। ये इसमें रिमाइंडर हाँ। इसमें जो ऑपरेटर है वो इस काम के लिए यूज नहीं होगा। हाँ जी, वो परसेंटेज काम के लिए यूज़ नहीं होगा। अच्छा ये जो तकसीम बार हमारा तकसीम 3 0 आएगा। हाँ जी, 0 आएगा, अगर हम 10 पे करेंगे तो 1 आएगा। 1 आएगा। इसमें सारे वो कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाते हैं हमारे मैथ के छोटे छोटे जी। जो रिमाइंडर क्वेश्चन पढ़े तो थे, पता नहीं था क्या होते, जब प्रोग्रामिंग की था तब पता चल गया कि मतलब कि जो हमारे पास डिवाइड ऑपरेटर है ये हमें देता है क्वेश्चन। क्वेश्चन वो होता है कि जब हम किसी नंबर को तकसीम करते हैं जो ऊपर हमारे पास आंसर आता है ना वो क्वेश्चन होता है, और जो ये परसेंटेज मतलब ऑपरेटर है या मॉडुलस ऑपरेटर है ये हमें देता है रिमाइंडर कि जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं और बकिया रकम जो बचती है हमारे पास उसको लेने के लिए हम ये रिमाइंडर ऑपरेटर यूज़ करते हैं। बाकी तो सिंपल ही है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। उसके बाद हम लॉजिकल आ गया। हाँ जी, उसके बाद है हमारे पास लॉजिकल। लॉजिकल में ये है कि हमने कोई लॉजिक चेक करनी है, तो ये थोड़े ट्रिकी हैं लेकिन लिख लेते हैं हम। ये 3 ही हैं, एंड है मोशन श्वास और करते जाए जैसे कि समझना और है फर्स्ट ईयर समझना मसला है, फर्स्ट ईयर सब मकसद समझना। एंड है और नॉट। एंड के लिए ये एम्परसेंड ऑपरेटर लगाते हैं 2 दफ़ा, और के लिए ये 2 लाइंस लगाते हैं स्ट्रेट, नॉट के लिए जो है ना ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं। ये वाला ऑपरेटर। एंड ये करता है कि जब हमने 2 चीज़ों को वेरीफाई करना हो तब हमारे पास एंड यूज़ होगा। मिसाल के तौर पर हम किसी के ऊपर कंडीशन लगा देते हैं कि जी स्टूडेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी को कहा जाता है कि जी आपने कल ये इंग्लिश का काम भी करके आना है और उर्दू का भी करके आना है, करके आए तो ठीक वरना मार पड़ेगी। ठीक है, तो 2 कंडीशन हमने उसको स्पेसिफाई करके दी हैं। अब अगर वो करके आएगा तो काम होगा वरना नहीं होगा, वरना उसको चित्तर पड़ेंगे। यहाँ पे उन्होंने सैंपल दे दिए इस तरह से, कैसे? मतलब कि एंड के लिए सैंपल दिए मैंने उसके एंड के, हाँ जी, और के लिए भी सैंपल दिया इस तरह हाँ जी, सैम्पल लिया। मतलब कोमा। ये 2 टाइम्स देंगे, ये वाली असेंबली ये मोबाइल में अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसा लिखा हुआ टेक्स्ट में है। लिखा होता ये सैम्पल की बात कर रहे हैं? एंड हाँ। एंड के लिए ऐसे होता है। है। लेकिन यार एंड के 2 दफा असेंबल है। 2 दफ़ा लगाना है एंड का सैम्पल। इसको एम्परसेंड ऑपरेटर कहते हैं इसमें लैंग्वेज। सर ये और के लिए भी 2 बार लगाना है। आर के लिए भी 2 दफ़ा लगानी है, ये स्ट्रेट लाइंस। नॉट के लिए 1 दफ़ा लगाना है, इससे ये आती है स्ट्रेट लाइन। ये शिफ्ट और एंटर के ऊपर ये बटन बना हुआ है 2 लाइनें वाला छोटी छोटी, इसको प्रेस करेंगे तो आएगा। एंड वाला ये शिफ्ट। शिफ्ट के साथ करते हैं तो ये लाइन सीधी हो जाती है। जी सर, अगर ऐसे दबाते तो टेढ़ी रहती है, ये देखें। मर्जी है सर आपकी, है आते रहेंगे तो ही लेक्चर चलेगा, ऐसे नहीं चल रहा। तो अब एंड की कंडीशन तो समझ आ गई होगी, बड़े अच्छे बड़ी आसान एग्जांपल दी है मैंने। और में ये है कि अगर हम उसको कह देते कि भाई ऑप्शन है आपके पास, एक करके लाना, जो भी करके ले आओ आपकी मर्जी है, तो तब हम और यूज करेंगे। इसमें थोड़ा सा मजीद 2 के साथ भी हम कर सकते हैं या 3-4 वैल्यूज के साथ भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही टाइम में, A B C D इन दरमियान, तीनों के दरमियान 2 होंगे बेसिक, इसके 2 ऑपरेटर मतलब ऑपरेंड्स हैं, तो इसका मतलब 4 हो जाएंगे अगर आपने करना तो 3 के दरमियान नहीं होगा। 3 में से किसको जस्टिफाई करेंगे आप? जैसे हम आम रूटीन में पढ़ते हैं ना, अहमद अब्दुल्ला अली और नहीं, दो कंडीशन हो जाएंगे इसमें, 2 ऑपरेंड चाहिए इसमें, 2 ऑपरेंड चाहिए, ये लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट चाहिए। एंड होगा तो दोनों, और होगा तो लेफ्ट या राइट। अभी सिर्फ ये कंसेप्चुअली apply करेंगे ना, जब अप्लाई करेंगे ना तब क्लियर हो जाएगा। सिर्फ अभी पता हो थ्योरी पढ़ा है इसकी। कि हाँ थ्योरी पढ़ रहे हैं और अब इनका पर्पस देख रहे हैं कि किस लिए हमने इनको इस्तेमाल करना है। अभी जैसे मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ ना, बाद में जब हम कोई एप्लीकेशन वगैरह बनाएंगे तो तब ये सारा क्लियर हो जाएगा आपको। मैं कहना चाह रहा था कि इसमें ये 3 हाँ जी, ये उठाना है, ये उठाना है या ये, हाँ जी, मतलब ये 2
2 के हिसाब से हम करें, ये उठाना है या ये उठाना हाँ है। जी। अगर 3 का ऑप्शन है उधर, तो सेम यूज करेंगे इसी तरह ऑपरेटर लगा के, या चलो ये 2 के दरमियान में देखें जब आर का काम करेंगे तो इन आर के दरमियान जो है ना और आ सकता है, तीनों के दरमियान आ सकता है, आ सकता है। तीनों के दरमियान। जब एंड करेंगे एंड नहीं आएगा, And ये क्योंकि एंड 2 के लिए, दो। ये या ये नहीं, तीसरे की तो बात ही नहीं है। और कम पूछना। हाँ और में कर सकते हैं, और 4 में भी कर सकते हैं, 6 में भी कर सकते हैं, जितने ऑपरेटर लगाते जाएंगे। हाँ मतलब कि यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर मुझे लगा कहा दिया। गया कि एक उठाना है इनमें से, हाँ ये वाला उठाना है, ये वाला, तीनों में से कोई भी मैं पिक कर कोई भी सकता pick कर हूँ, और लगा के और लगाते जाएंगे। हाँ जी। एंड में नहीं है। एंड में ये नहीं है, एंड में सिर्फ 2 ही चॉइस है, अंदर एक चॉइस। एक चॉइस बस। अब जो नॉट है ये तो ऐसे समझ लें नवाब साहब है, सही को गलत और गलत को सही करते हैं, उल्टा जवाब देते हैं ये हमेशा। अच्छा जी सर, मतलब एक चीज़ सही आई है तो उसको कोई गलत, और गलत है तो उसको सही मतलब करेंगे। यही होता है। जी सर, तो ये उस काम के लिए यूज होगा। अभी सर मतलब ही देखें, इस्तेमाल जब करेंगे तब क्लियर होगा, क्योंकि ऐसे समझाना, ऐसे समझेंगे कि कोई बिगनर लेवल है ना, कोई मतलब अगर मैं वैल्यूज लेके भी करता हूँ तो आपको समझ नहीं आएगी एडवांस में ठीक है, चले हम जाएंगे। अभी ठीक सिर्फ है। पर्पस के, हाँ अभी सिर्फ ये देखें कि इसका मत इसलिए इस्तेमाल ये करना आती है। है कि फिर ऐसा ऐसा इसका उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स आ गए, ये तो बहुत आसानी है। ये 2 वैल्यूज के दरमियान हमें रिलेशन चेक करना है कि एक वैल्यू दूसरी से बड़ी है, छोटी है, बराबर है, सही है। नहीं है। तो इस Lesson करती है। जी सर, लेस देन ग्रेटर हाँ लेस देन ग्रेटर देन, तो ये वाले जो है ना ग्रेटर देन के लिए ये ग्रेटर का सिंबल यूज होता है, ये ऊपर बने हुए हैं। लेस के लिए स्टूडेंट को ग्रेटर लेस सही ऐसे समझाते हैं। वो छोटे बच्चों का समझाते हैं, बड़ों सही। का नहीं समझाते। हमें तो ऐसे नहीं समझाना था, हम तो इधर लिख के करते हैं। हम तो फोन से सही है, अच्छा। ठीक है जी। इतना ग्रेट, मुश्किल होने की क्या ये सफल बोल गए ना इस तरह हाँ सही है। ग्रेटर स्टूडेंट कहे सर बॉडी दिखा रहे नहीं वैसे वैसे वाकई नहीं कर पाते फौजी के दल में बोल जाते हैं अच्छा हाँ ठीक है सही ये ग्रेटर देन और इक्वल है, इसके साथ इस तरह से इक्वल भी लगा देंगे तो, और ये लेस देन और इक्वल लिखना भी ऐसे ही है सेम जब भी इस्तेमाल करेंगे तो। उसके बाद है हमारे पास ये डबल इक्वल, और ये अभी मैं इसका नहीं बताता, फिर है ये इक्वल, अब बताता हूँ। देखें जो इक्वल है ना ये वाला, इसका रियल लाइफ के अंदर और मीनिंग है, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और मीनिंग है। रियल लाइफ में इसको हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? बराबरी के लिए, बराबरी के लिए चेक करते हैं, मतलब इसके इसका बराबर। हाँ ये इसके बराबर हो गया, मतलब एक वैल्यू दूसरे के बराबर हो गई, ये करने के लिए। लेकिन यहाँ पर इसका ये काम नहीं है, इसका काम है यहाँ पर देना, साइन करना। हाँ मतलब यहाँ पर अगर हम लिखते हैं, इसके लिए 2 वैल्यूज होती है, लेफ्ट वैल्यू होती है और राइट वैल्यू होती है। तो इसका काम ये होता है कि राइट वाली वैल्यू लेफ्ट को देता है ये। अच्छा हाँ और इसमें ये कंडीशन भी है कि कभी लेफ्ट जो आपकी राइट वैल्यू वो लेफ्ट नहीं बन सकती, ये कंडीशन इसके ऊपर रहेगी। कैसे नहीं बन सकती? देखिए मैं अगर कहता हूँ a = 10, सॉरी 12 ले दिया, तो अब 12 तो हम a को दे सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि 12 = a। a कभी 12 को नहीं मिलेगा, क्योंकि 12 एक वैल्यू है। जो वैल्यू है वो हमेशा वेरिएबल को मिलेगी, वेरिएबल कभी वैल्यू को नहीं मिलेगा, क्योंकि दे रहे हैं ना। तो ये तो कोई नाम तो है नहीं, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जो वेरिएबल होगा वो हमारा मेमोरी लोकेशन का नाम होगा, जो भी हम वैल्यू देंगे वो रैम के ऊपर जाके स्टोर करेगा। अब 12 ये कोई मेमोरी का नाम नहीं है, कोई लोकेशन नहीं होगी, इसलिए ये a को स्टोर नहीं कर सकता। तो इसलिए कभी जो राइट वैल्यू वो लेफ्ट वैल्यू नहीं बनेगी। तो और सिर्फ जो हमारे पास राइट वैल्यू है वो लेफ्ट को ही मिलेगी। तो ये काम है इस इक्वल का। जी मोहसिन, क्या कुछ पूछना कुछ? नहीं बस वो क्लियर कर दिया हमने। उसके बाद है ये डबल इक्वल। अब ये डबल इक्वल यहाँ बराबरी के लिए इस्तेमाल होता है, ये चेक करता है कि एक वैल्यू दूसरी के बराबर है या नहीं है, ये काम करने के लिए।
अच्छा, ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं ना, ये सारे ट्रू फॉल्स की सूरत में रिजल्ट देते हैं, सही या गलत। अगर मैं कहता हूँ कि 2 डबल इक्वल टू 2, दो के बराबर है, हाँ है, तो ये सही है, तो ट्रू की सूरत में रिजल्ट देगा, मतलब ट्रू आएगा हमारे पास। बाकी ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इसका तो बताइए कि एक वैल्यू दूसरी से बड़ी है या नहीं, लेस देन छोटी है या नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ी या बराबर है या नहीं, लेस देन और इक्वल छोटी या बराबर है या नहीं, तो ये काम के लिए यूज होगा। उसके बाद आखिरी रहेगा वो है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब है इजाफा करना। कितने का इजाफा? हमेशा एक का इजाफा ही होगा। इंक्रीमेंट के लिए प्लस प्लस यूज होता है, 2 दफ़ा प्लस। 2 दफ़ा हम प्लस लिखेंगे तो किसी भी वैल्यू के अंदर एक का इजाफा होगा। मिसाल के तौर पर कोई वेरिएबल हम यहाँ पर लेते हैं, ए इक्वल टू करता हूँ 12, फिर मैंने किया ए प्लस प्लस, तो अब ए का रिजल्ट आएगा 13, 12 के अंदर एक का इजाफा करेगा। अगर हम 15-20 का इजाफा करते हैं, 15-20 का इजाफा करना है तो आप फिर इस तरह लिखेंगे ए इक्वल टू ए प्लस 15, सही। ठीक है। जब 1 लिखा है ठीक होगा। तो जब ए प्लस प्लस लिखा है तो इसका मतलब इसने सिर्फ एक का इजाफा करना है। अब उसके बाद है इसमें डिक्रीमेंट ऑपरेटर, 2 दफ़ा माइनस, ये एक की कमी करेगा। जैसे 12 था तो 11 ये कर, भी इसी तरीके से, उसी तरीके से कम ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। ज़्यादा, हाँ जी। तो कैलकुलेशन में ऐसे लगेंगे, ऐसे कैलकुलेशन में भी ऐसे लगेंगे। नहीं नहीं, कैलकुलेशन में ये काम नहीं आएंगे, अच्छा, ये सिर्फ काम आते हैं लूप्स में। इसके अंदर अभी हम लूप पढ़ेंगे। हम्म, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स होते हैं ना, उनके दरमियान आइट्रेशन, सर्चिंग, तो उसमें ये यूज़ होते हैं कि कितनी दफ़ा आप चलाना चाहते हैं, और वो गैप वैसे सब्ट्रैक्शन वगैरह और ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो वो रहता है, वो अलग, वो अब ऊपर हमने पढ़ लिया अरिथमेटिक, प्लस माइनस, अरिथमेटिक में सारी है। हाँ जी। तो ये इंक्रीमेंट, ये बहुत यूज़ होंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अच्छा, जो सी शार्प है, सी हैश, जी सर। ये विजुअल स्टूडियो के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म में यूज़ होता है, किसी और प्रोग्राम में चल सकता है, और भी प्रोग्राम होते हैं? आप सिंपल नोटपैड पे भी लिख सकते हैं। सी हैश प्रोग्राम में कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं नोटपैड पे। और वो जो दूसरा यूज़ करते हैं HTML के लिए, सबलाइन, Sublime, उस पर भी लिख सकते हैं, अच्छा, लेकिन फिर चलेगी ऐसे नहीं, फिर चलेगी CMD के थ्रू, CMD के कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। फाइल आप जो अभी ये फाइल हमने बनाई है, ये नोटपैड पे बनाएंगे, उसको उसके ऊपर बटन वगैरह बन जाएंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं होगी इसमें, वो विजुअल स्टूडियो में। हाँ जी, उसके ऊपर बटन भी बनाने तो उसका कोड लिखना पड़ेगा आपको। ओके, यहाँ पर वो बने बनाए, यहाँ पर बने बनाए फार्म बनाना है उसका, तो उसको भी कोड लिखना पड़ेगा। कोड लिखना पड़ेगा, मतलब मेन इसका यही है कि कोई भी अगर इसको सिखाएगा वो इसी के थ्रू ही कराएगा। इसी के थ्रू ही। इसको जब हम रन करते हैं, इसका अगर हमें डिस्प्ले देता है ना, वो भी एक स्पेस में रहता है, तो उसके लिए भी हमें चाहिए कंपाइलर चाहिए होता है। सही है। तो वो कंपाइलर CMD ही होता है बेसिकली, तो CMD के थ्रू हम रन करते हैं। वो जितने भी मतलब कि टेक्स्ट, इसको वैसे हम टेक्स्ट एडिटर कहते हैं, जितने भी टेक्स्ट एडिटर है आप उसमें कोड लिख सकते हैं इसका। विजुअल स्टूडियो का फायदा ये है कि अब देखिए एक बटन का कोड बनाना है ना, मतलब बटन का कोड लिखना है आपने, तो उसके लिए भी कम से कम आपको मेरा अंदाज़ा 30 लाइनें लिखनी पड़ेगी कोड की, उसके बाद जाके बटन बनेगा। अच्छा, ये ऑटो बना देगा विजुअल स्टूडियो? ये ऑटो बना देगा, जैसे आप बटन वहाँ से ड्रैग करेंगे उसका कोड खुद ब खुद लिख देगा। अच्छा, हम 2012 यूज़ कर रहे हैं। जी सर। अच्छा, नई एप्लीकेशन आती है, अक्सर पुरानी रेस्ट्रिक्शन लग जाती है कि कमांड ऐसी तो यूज़ में नहीं आती। नहीं ये चलेगा, 2010 यूज़ कर रहे हैं लोग, अच्छा, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल 2010 में बने हैं, चल रहे हैं। 6 वाले भी चल 6 वाले भी चल रहे हैं। अपडेटिंग भी हो जाती है, मतलब हाँ, view में- अपडेटिंग भी हो view जाती में है। हम उसको असल में सर इसको जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं ना, इसका विजुअल स्टूडियो जो है ना, इसका कोई फर्क नहीं है, अच्छा, वर्जन का फर्क, वर्जन का कोई वर्जन फर्क का नहीं। चक्कर नहीं डालता। ये सिर्फ आपको एडवांस फीचर्स देगा। अभी देखें जैसे इसमें ना, मैंने अगर अभी कमिट करना ना, ये जैसे लिखा हुआ डाटा, मैं यहाँ पे नीचे समझाता हूँ आपको इसके बारे। अब ये देखें, ये इतनी सारी लाइनें मैंने लिख दी है, ठीक है। जल्दी सिंपल मिसाल ये है, मतलब कि हम एक्सेल यूज़ करते हैं, उसकी हमने शीट बना ली, बेशक आप फेस 2010, 15, 20 जो भी यूज़ करें, शीट तो ओपन हो जाती है, बस उसके फीचर ऊपर ज़्यादा आ जाते हैं। हाँ जी, फीचर ये भी इसी तरह हो गया। ये भी इसी तरह से होगा। ये कोरल ड्रा जो है वो नए वर्जन की फाइलें पुराने में नहीं हो सकती। वो एक अलग चीज़ है ना सर, ये तो सिर्फ टेक्स्ट लिखने की सहूलत दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा है ये। अब देखिए, मैंने इन लाइनों को कमेंट करना है ना, मैं चाहता हूँ कि एक एक ना करूँ, एक साथ ही दे दूँ,
तो वो वाला फीचर इसमें नहीं है। आप वीओ स्टूडियो 15 करेंगे, 16 या 19 करेंगे, 19 वर्जन मोस्टली, तो उसमें यहाँ पे बटन दिया हुआ उन्होंने, आप उस बटन को दबाएं, जितनी बेशक 50 लाने सेलेक्ट किए हुए कमेंट हो जाएंगी। तो इस तरह के मतलब उसमें फीचर होते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अगर मैंने करना है तो 1 बाय 1 करना पड़ेगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे शॉर्टकट की में फिर ऐसे। इसकी टैब दिया तो शॉर्टकट की है मैंने देखी थी तो शायद हो, तो वही मैं बता रहा हूँ कि उसमें सिर्फ फीचर्स की इन्हेंसमेंट ही होगी और उस सपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें मतलब जो है ना एडवांस जो सी शार्प वो उनमें यूज हो रही है। नहीं नहीं, शीशा वही होगी, अच्छा, लैंग्वेज वही रहेगी। लैंग्वेज की क्लासेस जो है अपग्रेड होती रहती हैं। हाँ, लैंग्वेज के अंदर फीचर्स भी चेंज होते रहते हैं, तो वो फीचर आप यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा, उससे इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसको लैंग्वेज इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ क्लास ऐड करना पड़ेगी या भी नहीं, बस कुछ भी नहीं। देखें, लैंग्वेज के अंदर बहुत अच्छे बात चेंज आती है कोई भी, वो ये आती है कि अगर वेरिएबल को पहले आप लिख रहे थे इंट करके, तो अब उन्होंने कर दिया जी इंट नहीं करना, आपने इंट साथ में कुछ और भी मिला दिया, इंट्स कर दिया कि अब आपने इंट नहीं लिखा करना, आपने इंट्स लिखा करना है। अगर ये लिखेंगे तो एरर है। इंट लिखेंगे तो एरर है। ऐसी तब्दीलियां बहुत कम होंगी, मतलब हाँ, मतलब बहुत कम होती है ऐसी तब्दीलियाँ। तो ऐसी तब्दीली अगर करनी है, अगर आपने एप्लीकेशन बनाई भी हुई है तो उस एप्लीकेशन के अंदर जहाँ पे इंट लिखा हुआ वहाँ एस लिखते जाएंगे, बस वो नए वर्जन में अपग्रेड हो जाएगी। ये करना पड़ेगा। ये आया था इसमें, वेब में भी मोस्टली होता रहता है। पहले हम यूज़ कर रहे थे माई एसक्यूएल वर्जन, मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन बनाई हुई थी उसमें। फिर इसका लेटेस्ट वर्जन आया तो उन्होंने कहा जी अब माई एसक्यूएल नहीं लिखा करना, साथ में आई लगा दो, माई एसक्यूएल आई। तो अब आई जैसे लगी तो पिछली एप्लीकेशन चलती नहीं थी, पिछले वर्जन पे तो चल जाती थी, अगले वर्जन पे नहीं चलती थी। अब अगले वर्जन पे चलाना था तो जहाँ जहाँ माई एसक्यूएल लिखा हुआ था वहाँ साथ आई लिखना पड़ा, तो साथ आई लिख दिया, वो वहाँ पे चल गई, रीनेम करके वो हो गया। मतलब इतना कोई मेजर चेंज नहीं आता कि आपकी एप्लीकेशन काम करना ही छोड़ दे। अगर ऐसा होता तो विंडो XP 7 ये ना अब तक ना चल रही होती, तो वो खत्म हो जाती, क्योंकि विंडो भी ये ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, तो ये अब तक खत्म हो गया होता। चले आज के लिए काफी नहीं है सर डी इंक्रीमेंट को थोड़ा वाजे कर दें। अभी तो कल वाली क्लास ओके चले, हमें नहीं कोई लग रही है। सुबह इस पे जितना वो टाइम लगाएंगे ना उतना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चले कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा ले, सीधा साथ भी है अभी ये आप वही करते जाए, क्योंकि साथ मिला के चलना है ना सब। तो जब थोड़ा सा चल गया ना फिर स्पीड आगे बढ़ जाएगी। ये तो बेसिक्स है। अभी थोड़ा ऐसे मुश्किल लग रहा है ना। डिक्रीमेंट का ये है कि एक ही कमी करेगा, वहाँ पे इजाफा कर रहा था, यहाँ पे कमी यहाँ पे कमी करेगा, सिर्फ एक ही करेगा। ठीक है, और इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा करेगा, वो भी सिर्फ एक ही करेगा। वो सिर्फ एक ही करेगा। इंक्रीज डिक्रीज वाला मामला है। 1 बाय 1। जी बस साहब आप क्या करें? लेकिन नेक्स्ट टाइम में जो वो लूप्स पढ़ने हैं उस इस नेक्स्ट हम कंडीशनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। if else if फिर नेस्टेड इफ बंद कर देंगे।